सभी श्रोताओं और सभी दर्शकों को जोहार, जय धर्म। आज बहुत खुशी की बात है कि सरना नवयुग संघ के कार्यालय में हमारे एक नए मेहमान माननीय रामनाथ भगत जी उपस्थित हैं और ये अभी अभी अफ्रीका से यहाँ पर आए हुए हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा, उनका अनुभव का आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा और उनसे सबसे पहले शुरू से ही उनके बारे में, उनके विषय में जानने का कोशिश करूँगा। तो रामनाथ भगत जी, जय धर्म। सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे हम लोग, यहाँ पर सरना नवयुग संघ कार्यालय में बहुत सारे हमारे साथी लोग उपस्थित हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पर शोधार्थी लोग हैं जो जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा विभाग से संबंधित हैं। तो ये सारे लोग यहाँ पर बैठे हैं। सारे लोगों की उपस्थिति में और उन सभी लोगों की ओर से आपका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करते हैं। थैंक यू सर। और ये जानना चाह रहे हैं कि आपका प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई और आपका गांव घर कहाँ पर है? जी सर, बिल्कुल। सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूँगा मुझे अपॉर्चुनिटी देने के लिए, यहाँ मुझे बुलाने के लिए। कहीं न कहीं अपने लोगों से मुलाकात होने का एक अच्छा मौका है, तो फिर से मैं धन्यवाद बोलता हूँ और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। तो सर, मेरा नाम रामनाथ भगत है। मैं सबानो गांव से बिलोंग करता हूँ, जो कि लातेहार जिला में पड़ता है, जो कि लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। जंगली इलाका ही है। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा 7वां तक गांव में ही हुई। मेरे खुद के गांव जो सबानो है, वहाँ सिर्फ 5वीं कक्षा तक स्कूल है। तो 5वीं कक्षा तक मैंने सबानो गांव में ही पढ़ाई किया। फिर 6ठा और 7वां पढ़ाई करने के लिए बगल में एक गांव है जिसका नाम है खैराटोली, वहाँ पे मैंने पढ़ाई किया। तत्पश्चात मैं हाई स्कूल के लिए मुझे नए शहर में जाना पड़ा, जिसका नाम है लोहरदगा बतराटोली। तो वहाँ से मैंने मैट्रिक पास किया सर 2000। उसके बाद इंटर आप कहाँ से किए? 2000 में मैट्रिक करने के बाद मैं रांची मूव हुआ। रांची में मुझे एडमिशन मिला गोस्नर कॉलेज में। अच्छा। और वहाँ से मैंने साइंस सेलेक्ट किया था। तो साइंस में आपका देखिए वहाँ 2 ग्रुप होता है, बायोलॉजी ग्रुप और मैथमेटिक्स ग्रुप। तो आपका कौन सा ग्रुप था? मैं मैथमेटिक्स वाला ग्रुप में था सर, बिकॉज मेरा रुझान जो था इंजीनियरिंग की तरफ ज़्यादा था। तो इसीलिए मुझे और मैथ से मुझे थोड़ा लगाव भी था, तो मैंने मैथ ग्रुप को सेलेक्ट किया है। अच्छा। तो आप नेचुरली अगर आपका मैथ रहा होगा इंटर में, तो आप इंटर के बाद में आप किसी इंजीनियरिंग लाइन में आप गए होंगे। जी बिल्कुल। तो 2000 से लेके 2002 तक मैंने गोस्नर कॉलेज में पढ़ाई की। अच्छा। और मेरा हमेशा से टारगेट था कि मैं इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट करूँ। तो उसके लिए मैं 11वीं कक्षा से मैं लगा हुआ था। अच्छा। 11वीं कक्षा में मैंने तीनों सब्जेक्ट जो साइंस के कोर सब्जेक्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, मैं तीनों के लिए मैं ट्यूशन पढ़ता था। अच्छा। अलग अलग जगहों में। मैं असल में हात्मा हॉस्टल में रहता था। अच्छा। वीर उद्धव हात्मा हॉस्टल में। अच्छा। अभी यहाँ पे जो है अभी तो 3 हॉस्टल्स हो गए। पहले सिर्फ एक हॉस्टल हुआ करता था। उसमें मैं और हमारा ग्रुप पहला बैच था जो हॉस्टल को ऑक्यूपाई किया था। तो हम लोग पहले बैच थे। तो मतलब अच्छी सुविधा मिली थी। वीर बुद्धू भगत हॉस्टल में आप लोग पहली बार आप ही लोग हैं रहना? जी, हम लोग पहली बार रहना चालू किए थे। अच्छा। तो मेरा रुझान साइंस की तरफ था और मेरा टारगेट बहुत क्लियर था, मुझे इंजीनियरिंग में ही जाना था। तो मैं तैयारी 11वीं कक्षा से ही शुरुआत कर दी थी। इसलिए मैं तीनों सब्जेक्ट का मैं ट्यूशन कोचिंग 3 अलग अलग प्रोफेसर से करता था। तो मैं साइकिल रखा हुआ था हॉस्टल में और साइकिल से मैं दोस्तों के साथ 3 जगह पे दिन भर में ट्रैवल करता था। और वो मैंने कोचिंग किया, 2 साल अच्छी तरह से पढ़ाई किया और एक अटेम्प्ट में इंटरमीडिएट ख़त्म किया। और एक अटेम्प्ट में मैंने झारखंड का जो कंबाइंड इंजीनियरिंग एग्ज़ाम होता है वो भी मैंने निकाले आप। जी। तो फिर इंजीनियरिंग के लिए आपका कहाँ दाखिला हुआ? 2002 में मैं जो क्वालिफाई किया था उसके हिसाब से मैंने
साउथ इंडिया में कर्नाटका जो राज्य है वहाँ पे एक NIT सूरतकल बोल के एक जगह है, उसका चयन मैंने किया था क्योंकि मैं सुना था कि वो कॉलेज में इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी सारी सुविधाएं अच्छी हैं और ऐसे भी रैंकिंग में वो थोड़ा अच्छा आता था। चूँकि मेरा रैंकिंग अच्छा था रिजल्ट में, तो मुझे वो कॉलेज मिल गया था, लेकिन दुर्भाग्यवश मुझे एडमिशन नहीं मिल पाई थी बिकॉज जब मैं कॉलेज पहुंचा तो स्टेट का फॉर्मेलिटीज़ की वजह से मुझे लगभग 5 से 6 महीने का डिले हो गया था। तो मैं एक्चुअली 5 से 6 महीने में डिले कॉलेज पहुंचा था, तो मुझे कॉलेज वालों ने स्वीकार नहीं किया था एक्चुअली। तो वहाँ एडमिशन आपका नहीं हो सका? एडमिशन नहीं हुआ था। तो इसके बाद आप कहाँ गए? उसके बाद मैं वापस रांची आ गया था और फिर वापस मैं तैयारी में जुट गया था। चूँकि एक बार धोखा हो चुका था, चाहे वजह जो भी हो, वजह तो खैर एडमिनिस्ट्रेशन का था, मेरा उसमें कोई दोष नहीं था। तो चूँकि मेरा लगाव और झुकाव बहुत क्लियर था, तो मैंने अपना तैयारी कंटिन्यू रखा। फर्स्ट अटेम्प्ट में IITs भी किया था, बट कभी मेरा कुछ खास नहीं कर पाया था। लेकिन चूँकि IITs बहुत बड़ा नाम होता है इंजीनियरिंग कॉलेज में, बहुत मेहनत करना पड़ा मुझे। तो 2 साल मैंने बैठ करके तैयारी की, कोचिंग लगा रहा, घर हॉस्टल में सेल्फ स्टडी करता था। तो हॉस्टल में मैं एक्चुअली बहुत पढ़ाई करता था, बहुत सारे मेरे दोस्त होते थे, बहुत लोग मेरे साथ पढ़ते थे और बहुत मेरे दोस्तों ने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे हॉस्टल में। मैं जब पढ़ाई करता था तो मुझे दोस्त बहुत सपोर्ट करते थे, मुझे लगभग डिस्टर्ब लोग नहीं करते थे। लोग जानते थे कि मैं कुछ कर रहा हूँ, तो मुझे वो उतना लिबर्टी मुझे देते थे, तो मैं अपने दोस्तों को बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। तो आप इसके बाद में आप इंजीनियरिंग के लिए आप गए कहाँ आपका दाखिला हुआ? जी 2004 में मुझे IIT चेन्नई में मुझे दाखिला लेने का मौका मिला। अच्छा, चेन्नई में? तो चेन्नई तो देश का नंबर 1 IIT में आता है। नंबर 1 तो तभी नहीं बोलूँगा, लेकिन टॉप 4 कॉलेजेस में आते थे। 7 IITs तभी होते थे। बाद में तो नंबर 1 हो गया। कभी न कभी नंबर 1 जरूर रहा है, लेकिन जब मैं गया था तब नंबर 3 या 4 ऐसा कुछ था। लेकिन उससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है। आप कैंडिडेट होकर के आप कहीं भी जाइए, उसका कैंपस बहुत बढ़िया है और उसका माहौल ठीक रहा। कैंपस का तो कोई कंपैरिजन नहीं है। इंडिया का अगर आप बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप बात करें तो IIT से बेहतर आपको उस दाम में, उस फीस में आपको शायद कुछ नहीं मिलने वाला है। बिकॉज जैसे कि हमें बहुत सारा प्रिविलेजेस मिलता है, हमारे फीस बहुत कम होता है, रीइंबर्समेंट्स भी होते हैं। तो मेरी पढ़ाई के लिए लगभग खर्च नहीं के बराबर हुआ है, क्योंकि स्टाइपेंड वगैरह के नाम पे मोटा मोटी सब कुछ वापस हो जाता था। तो मेरा खर्च के लिए दबाव जस्ट बिकॉज ऑफ सिलेक्शन IITs में लगभग खर्च नहीं के बराबर हुआ। जो भी खर्चा होता था बस जाना और तो आपका IIT चेन्नई से हुआ आपका? जी। तो अच्छा ये बताइए कि आप यहाँ पर वीर बुधु भगत आदिवासी छात्रावास में आप रहते थे। जी। तो आपके साथ और भी लोग नीट निकाले कि अकेला आप निकाल पाए? IITs तो और कोई कर नहीं पाया सर, अकेला मैं था जो उस मुकाम तक पहुंच पाया। बाकी लोगों ने तो कुछ दूसरे जॉब, इंजीनियरिंग, रेलवे में कुछ लोग गए, कुछ लोग आर्मी में गए, इस तरह के जॉब में लोग सेटल हो गए। लेकिन IITs में यस मैं अकेला था। तो IIT इंजीनियरिंग लाइन में जी आपके छात्रावास से आपके जितने बैचमेट अगर साथी लोग हुए, उन लोगों में आपके साथ किसी ने क्वालिफाई नहीं किया? क्वालिफाई नहीं कर पाया जी, तो आप अकेला गए। अच्छा, आपका वहाँ से कंप्लीट हो गया इंजीनियरिंग IIT चेन्नई से आपका कंप्लीट हो गया। इसके बाद आप कहाँ गए? तो मेरा 5 साल का कोर्स था वहाँ पे। वो 5 साल में मेरा इंटीग्रेटेड कोर्स सब बोलते हैं उसको, जिसमें BTech प्लस MTech का डिग्री एक साथ मिलता है। वो मैंने चुनाव किया था। चूँकि जब चुनाव हो रहा था कोर्स का, तो घर से बात करने के बाद, कंसल्टेशन करने के बाद ऐसा मुझे एहसास दिलाया गया कि एक बार में जितना डिग्री हो सके, जैसे कि नेचुरली सब लोग सोचते हैं जितना ज़्यादा डिग्री उतना अच्छा। उस प्रोसेस में मैं 5 साल का डिग्री सेलेक्ट किया था और वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में था। तो मैंने एक सीरीज़ में मैंने BTech और MTech दोनों 5 साल में खत्म किया था। सारे के सारे सब्जेक्ट एक साथ में 5 साल में मैंने खत्म कर दिया था। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। तो फिर पहला जॉब आपका कहाँ हुआ? मेरा पहला जॉब सर वो भी प्लेसमेंट कैंपस के थ्रू
लार्सन एंड टुब्रो बोल के एक इंडिया की बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, उन्होंने मुझे मौका दिया था। हालांकि जब हमारा प्लेसमेंट चल रहा था 2009 में, अभी पूरा वर्ल्ड में फाइनेंशियल क्राइसिस था। शायद आप लोगों को पता होगा कि यूएस में कुछ बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स हुई थी, उसकी वजह से पूरा इकोनॉमी 2009 में एकदम डाउन हो गया था। तो तभी जॉब का माहौल बहुत ही बुरा था और उस वक्त मेरे बहुत सारे दोस्तों का जॉब नहीं मिलेगा था। कुछ ऐसे सिचुएशंस भी थे, इनफैक्ट मेरे कुछ जूनियर्स थे, उन्हें भी जॉब नहीं मिल पाया था। लेकिन मैं सौभाग्यशाली था कि मैं मेहनत करके उस प्राइवेट कंपनी में अपना जगह बना पाया था। तो आज तो आप लार्सन एंड टुब्रो में आपका जॉब हुआ, तो लार्सन एंड टुब्रो तो इंटरनेशनल लेवल पर बहुत बड़ी कंपनी है और जी। उसका कैपिटल भी बहुत बड़ा है। जी जी। तो क्या मैंने आप बता सकते हैं कि तो उसका जो कैपिटल है वो कितना है अभी? आज के डेट में तो उस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन या फिर मार्केट वैल्यू बोले लगभग 5 लाख करोड़ है। और ये दिन ब दिन ग्रो होने की ही आशंका है, बिकॉज अभी जो इंडिया में पोटेंशियल है और एल&टी के पास, हमारी कंपनी के पास जो स्कोप है अंधाधुंध है, मतलब कोई उसकी सीमा ही नहीं है। तो मुझे लगता है अगले आने वाले दिनों में, मुझे लगता है ये जो 5 लाख करोड़ में बोल रहा हूँ वो कहीं ना कहीं जल्द ही 10 लाख करोड़ तक जा सकती है, क्योंकि इस कंपनी हमेशा नए नए जो एरियाज हैं उस एरिया में घुसते रहती है, नए नए कंपनीज बनाते रहती है ना, और अपना अपॉर्चुनिटीज ढूंढती रहती है। जैसे कि मैं अभी अफ्रीका गया था, तो अफ्रीका हमारी कंपनी के लिए एक नया ज्योग्राफी है। एक पहला प्रोजेक्ट था जो हमारी कंपनी ने वहाँ अफ्रीका पे लिया था और एक नया एरिया में घुसने का प्रयास किया है, और अभी तक हमारा ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा वहाँ पे बन चुका है। तो आने वाले समय में हमारे लिए बहुत अच्छा वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है, बिकॉज अभी हमें बहुत कुछ सीखने को वहाँ पे मिल गया है। तौर तरीकों को, बिजनेस करने को हमारी कंपनी वहाँ पे सीख गई है। तो हम लोग बहुत ही कॉन्फिडेंट है वहाँ पे अच्छा बिजनेस करने के लिए और इंडिया के लिए अच्छा कंट्रीब्यूशन करने के लिए। तो बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है कि आप इतनी बड़ी कंपनी में आप जॉब कर रहे हैं। ये भारत का बहुत नामी, और हमको लगता है कि आप जिस तरह का इसका कैपिटल बतला रहे हैं, तो ये लगता है कि भारत में शायद ही और दूसरी कंपनी की इतनी बड़ी पूंजी होगी। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि क्या हमारे उरांव समुदाय के लोग आपके अतिरिक्त और कोई भी व्यक्ति उसमें जॉब कर रहा है लार्सन एंड टुब्रो में? मेरी जानकारी में ऐसा अभी तक तो बहुत कम पता चला है, लेकिन मैं जब मैन्युफैक्चरिंग कराने के लिए मैं जब सूरत गया था, एल&टी सूरत, तो वहाँ पे मुझे एक पाइपिंग मैन्युफैक्चरिंग सेंटर में कोई बुजुर्ग मुझे मिले हुए थे, लेकिन वो भी बहुत दिन से उधर ही सेटल्ड हैं। अभी उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन एक मुझे बुजुर्ग साहब मुझे वहाँ पे मिले थे। बाकी कुछ लोग शायद हैं बड़ौदा ऑफिस में, लेकिन ऐसा कभी इंटरेक्ट होने का मौका नहीं मिल पाया है। तो देखिए बहुत कम और लिमिटेड लोग हैं, लेकिन हैं आज देखिए, आज सरकारी जॉब का अवसर बहुत कम हो गया, घट गया। बिल्कुल। तो आज जो मल्टीनेशनल कंपनी है, जी, प्राइवेट कंपनी है, जी, इनमें नौकरी का, जॉब का बहुत ज़्यादा अवसर बढ़ गया है। अगर ये प्राइवेट कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी नहीं होती तो आज बहुत सारे लोग बेरोजगार पड़े रहते। जी, तो उस हिसाब से अगर मल्टीनेशनल कंपनी में हमारे लोगों को जाना चाहिए, तो लार्सन एंड टुब्रो एल&टी में हमारे लोगों को जाने के लिए क्या आप सुझाव देना चाहिए? जैसा कि मैंने बोला, ये जो कंपनी है प्राइमरली टेक्निकल बेस्ड है, तो बहुत तरह की टेक्निकल काम होती है, इंजीनियरिंग से लेकर के प्रोक्योरमेंट से लेकर के बड़े बड़े प्लांट्स हम लोग बनाते हैं। हमारा मैन्युफैक्चरिंग डिवीज़न भी है, सर्विसेज डिवीज़न भी है। तो मैन्युफैक्चरिंग में लेबर क्लास से लेकर के टेक्निकल से लेकर आप जिस लेवल तक आप सोच सकते हैं, हमारी कंपनी बहुत ही डेमोक्रेटाइज्ड कंपनी है ना, जिसका टैलेंट है, जिसकी कैपेबिलिटी है, योग्यता है। कुछ दिन पहले ही हमारे जो चेयरमैन हैं, उनका इंटरव्यू आया था। उनका कहना ये है कि हमारे देश में जो स्किल की ज़रूरत है वो स्किल में बहुत गैप है। मतलब हमें लोगों में स्किल बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है। अभी एल&टी जैसे कंपनी को काम बहुत ज़्यादा है और जो स्किल लेबर है बहुत कम है हमारे पास है। तो वो स्किल लेवल को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। स्किल तो बहुत तरह के हो सकते हैं, अभी हमें देखना पड़ेगा कि वो जो कैंडिडेट है वो क्या कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो क्या कर सकते हैं।
अभी तो देखिए जैसा मैंने बोला कि बहुत ही डेमोक्रेटाइज्ड प्रोसेस है, तो कोई भी हमारी कंपनी का वेबसाइट में जाकर के वो चेक कर सकता है कि मौजूदा अभी स्थिति में क्या क्या जॉब और नौकरियां अवेलेबल हैं। वो सब कुछ ऑनलाइन दिखता है। बाकी कुछ भी आगे पीछे सहायता की जरूरत पड़ती है तो मैं उनका रिज्यूमे और उनकी बातों में कंपनी तक पहुंचाने के लिए मैं मदद बिल्कुल कर सकता हूँ। तो उतना बहुत तो अच्छी बात है। मेरा सहयोग है बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। तो आपको कंपनी अफ्रीका भेजी थी जी और वहाँ का 3 साल का आपका काम करने का अनुभव आपको जी मिला है। जी तो आप जॉब के हिसाब से, जी नौकरी के हिसाब से भारत और अफ्रीका में क्या कुछ अंतर पाते हैं या कुछ समानता पाते हैं? बहुत सारी समानताएं हैं, बहुत सारी समानताएं नहीं भी हैं, है ना। 3 साल रहने के बाद पहले तो अल्जीरिया कंट्री के लोगों को मैं धन्यवाद बोलना चाहूँगा, बिकॉज उन्होंने हमें मौका दिया आने के लिए, शांतिपूर्वक काम करने के लिए, है ना। बिकॉज होता क्या है कि किसी भी दूसरी कंट्री में जाकर के, है ना, उनके टेरिटरी में काम करना उतना आसान हर जगह नहीं संभव हो पाता है। तो वहाँ भी कुछ लिमिटेशंस थे, लेकिन लिमिटेशंस के बीच में भी सरकार की सहायता से, लोगों की सहायता से हमारी कंपनी ने वहाँ पे काम कर पाया और दिखा पाया। जैसा कि मैं कुछ देर पहले बता रहा था कि हम लोग हमेशा मिलिट्री के संरक्षण में रहते थे 24 आवर्स काम करते वक्त या फिर सोते वक्त। हम लोग हमेशा मिलिट्री के संरक्षण में थे 24 घंटे, और हम लोग बिल्कुल एक कैंप में, आर्मी कैंप की तरह एक कैंप में हम लोग रहते थे, और हमेशा हम लोग एक लिमिटेड बाउंड्री के अंदर, हमेशा वॉच टावर में एक आर्मी मैन, उनका कैंप भी रहता है, तो हमेशा उनकी देखरेख में हम लोग वहाँ पर रहते थे। और एज सच 3 साल में मेरा कोई बुरा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, तो काफ़ी अच्छा सहयोग रहा। अच्छी बात यह है कि वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मुस्लिम कंट्री है लेकिन वहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार देते हैं इंडिया के लोगों को। तो आपकी बातों से ऐसा लग रहा है कि वहाँ की सरकार या वहाँ के लोग आप लोगों से अच्छा बर्ताव करते थे। बहुत अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन, अच्छा कनेक्शन, बहुत अच्छा कनेक्शन। तो भविष्य में अगर अफ्रीका में जाकर हमारे लोगों को अगर कोई जॉब करना पड़े तो आपको लगता है कि आपके अनुसार मैंने वहाँ जाना चाहिए, जॉब करना चाहिए? बिल्कुल जाना चाहिए। आदमी को जहाँ पे पैसा कमाने का मौका मिले, अब सिर्फ अफ्रीका नहीं, अफ्रीका के अलावा जहाँ पे भी पैसा कमाने का अवसर मिलता है तो आदमी को मेहनत करना चाहिए, है ना। जो भी योग्यता है, अभी तो जैसे कि मैंने कुछ दिन पहले बोला था, अभी डिजिटल युग का ज़माना है ना। आप नौकरी ढूंढ सकते हैं डिजिटली, है ना। आप देख सकते हैं कहाँ पे क्या जॉब है, क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, है ना। जॉब डिस्क्रिप्शन पढ़ के आप समझ सकते हैं कि क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो उसके हिसाब से आपका जो स्किल लेवल है आप उसे बढ़ा सकते हैं। आप बहुत सारे ट्रेनिंग होते हैं, प्राइवेट, गवर्नमेंट, आप वहाँ पे जाइए, वहाँ पे ट्रेनिंग लीजिए, अपने आप को योग्य बनाइए, और नौकरी, दुनिया में नौकरी की कोई कमी नहीं है, लोगों में योग्यता की कमी है। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आज हमारा उरांव समुदाय को, जी जो विकसित समाज है, सभ्य समाज है, जी वो कहती है कि ये लोग आदिवासी हैं और ये लोग काफ़ी पिछड़े हुए हैं, तो इनको आगे आने के लिए या विकसित समाज के साथ में उसके लाइन में, पंक्ति में खड़ा होने के लिए क्या करना चाहिए हमारे समुदाय के लोगों को? सर देखिए, ये मानसिकता वाली बात होती है। किसी के पिछड़ा या अगला बनने से आदमी अगला या पिछड़ा नहीं हो जाता है। आदमी का सोच अगर ठीक है, सोच को ठीक करने की जरूरत है, तो उनके पिछड़े बोलने से आप पिछड़ा नहीं होते हैं, उनके अगला बोलने से आप अगला नहीं बनते हैं। आप क्या सोचते हैं और सोचने के बाद क्या करते हैं, वो आपको बड़ा बनाता है। तो अगर आपको सच में बड़ा बनना है, बड़ा कहलाना है, पैसा कमाना है, तो कुछ एक भीड़ से अलग होकर के आपको कुछ अलग करना पड़ेगा, है ना। आपको एक गैप देखना पड़ेगा कि इंडस्ट्री में क्या डिमांड है। मैं बोल रहा हूँ इंडस्ट्री में इतना स्किल्ड लेवल का जरूरत है, टेक्नीशियंस, प्लम्बर्स, इलेक्ट्रीशियंस, स्किल्ड लेबर, इतनी डिमांड है, आप बोलिए मत। एक बट बस, लेकिन वो स्किल का गैप है। लोगों को पता ही नहीं कि मुझे ये स्किल करेंगे तो ये जॉब मिलेगा, वो पता ही नहीं है। और वो ट्रेनिंग करने में इतना बहुत ज़्यादा पैसे की खर्च नहीं होता है। आप कुछ हज़ार खर्च करके वो ट्रेनिंग स्किल ला सकते हैं और आपको आसानी से जॉब मिल सकता है। आपको शुरुआत के दिनों में पैसा भले ही कम मिलेगा, लेकिन अगर आपको ट्रेनिंग हो जाती है और आप वो काम सीख जाते हैं, तो आपको नौकरी कहीं पर भी मिल जाएगी, कहीं पे भी मिलेगी और अच्छे पैसे कमा सकते हैं। ये तो बहुत मैं तो बोलता हूँ कि लोगों को इतना मेहनत करना चाहिए। अभी फिर से मैं घुमा फिरा कर बोलता हूँ, अभी डिजिटल जमाना है। आप देखिए, पहले तो
दिमाग को खोलने की ज़रूरत है और पॉजिटिव सोचने की ज़रूरत है। ये नहीं कि मैं गरीब हूँ तो मैं गरीब रहूँगा, मेरे पास तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर आपके पास 2 हाथ है, 2 पैर है और हाथ में अगर डिजिटल मोबाइल है, स्मार्ट मोबाइल है, तो आपके पास सब कुछ है। सब कुछ मतलब सब कुछ है। आज की डेट में पासपोर्ट बनाने के लिए मैक्सिमम 1 हफ्ते का टाइम लगता है। हमारे लोग क्यों नहीं दुबई जाते हैं, मिडल ईस्ट जाते हैं? पासपोर्ट बनाने में कितना खर्चा लगता है? कुछ 100 रुपया। एक स्किल सेट में आप काम कीजिए, फिटर बन जाइए, इलेक्ट्रिशियन बन जाइए, ढूंढिए ना, बहुत सारा नौकरी है, ढूंढने की जरूरत है। पासपोर्ट बनाने में कितना खर्चा लगता है? कोई ज़्यादा खर्चा नहीं लगता है। एक साहस लाइए, वो स्किल सेट गैदर कीजिए, पासपोर्ट बनाइए। बहुत पैसे हैं बाहर, बहुत पैसे हैं, आप सोच भी नहीं सकते। रामनाथ जी, अब आपका जो अनुभव बहुत अच्छा अनुभव आपका रहा, बहुत अच्छा अनुभव है। Thank you, sir. और आप जो चर्चा कर रहे हैं ये हमारे समुदाय के लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, बशर्ते कि आपकी बातों पर लोग गौर करें, उसको गंभीरता से उसको सोचें, उसका अनुभव प्राप्त करें, तो उनको बहुत लाभ मिल सकता है। बिल्कुल। तो इतनी अच्छी बात बतलाने के लिए आपको हम सभी की ओर से, सरना नवयुवक संघ की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।